हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। जैसा इसके बारे में थोड़ी सी बात कल भी हमने की थी। तो क्या होता है ना, जीन एक्सप्रेशन मतलब तो हम समझ रहे हैं जीन एक्सप्रेस करता है हमारी बॉडी में। जो जीन होता है, जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है जो एक प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जैसे कि कोई प्रोटीन बना है। अब वो प्रोटीन डायरेक्ट करती है बॉडी को डेवलप होने में, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने में, उसको फंक्शन परफॉर्म करने में। तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है उस जीन से, उस डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन बनता है, तो हम कहते हैं कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है। डिफरेंशियल मतलब क्या, डिफरेंट 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 जीन एक्सप्रेशन हो, मतलब एक सेल में कोई और जीन एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरे सेल में कोई और जीन एक्सप्रेस हो रहा है। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, फिनोमेना, उसे कहते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ये चीज़ कहाँ से आई कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जैसे ये एग है, फिर इसको फ्यूज़ किया किसी स्पर्म ने, फिर इन दोनों का जब न्यूक्लियस मिल गया तो एक क्या बनता है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस मिल गया, ये ओवम का भी न्यूक्लियस इसमें मिल गया और स्पर्म का, तो फिर मान लीजिए एक जाइगोट बना, ठीक, और ये एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में अगर ह्यूमन की बात करें तो मान लीजिए 23 पेयर है तो मदर से आया है, 23 पेयर स्पर्म से आया है, मतलब फादर से आया है, मतलब दोनों पेरेंट का। अब ये जो दोनों मिल गए हैं तो एक न्यूक्लियस बन गया है और अब ये एक जीनोमिक कंटेंट है, ठीक। तो क्या होता है, ये एक सेल्ड होता है जाइगोट। अब इसमें धीरे धीरे क्लीवेज होते हैं, डिवीजन होते हैं, ऐसे होते होते कई सारे लाखों सेल्स बन जाएंगे। और ये चीज़ तो खैर सारे ऑर्गेनिज्म में होगी, फर्टिलाइजेशन होगा फिर क्लीवेज होगा। तो क्या होता है ना कि अब इन सारे सेल्स में यही जीनोमिक कंटेंट है, एक ही डीएनए है, सब में लाखों करोड़ों सेल्स भी हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो एक ही डीएनए कंटेंट हर सेल में होता है। जैसे हमारे आइज़ की सेल, मतलब हमारे स्किन की सेल है, उसमें भी सेम डीएनए है। आइज़ की सेल्स है, उसमें भी सेम डीएनए है। पैर की सेल्स है, उसमें भी सेम डीएनए। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की हर ऑर्गन में, हर बॉडी के किसी भी सेल में सेम डीएनए होता है। लेकिन सेम डीएनए होता है तब तो मान लीजिए सेम डीएनए है तो जीन एक्सप्रेस जब करेगा तो उसको एक ही प्रोटीन बनाना चाहिए और सब में, पूरी बॉडी में एक ही प्रोटीन बनना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, हमारी बॉडी में कई सारी प्रोटीन्स बनती हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, जब अलग अलग मतलब प्रोटीन बनते हैं तो जब जर्म लेयर की बात करें तो उससे अलग अलग शेप्स बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है। उसके बाद अलग अलग हर ऑर्गन, हर टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ कैसे हो रही है, तो ये चीज़ होती है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के द्वारा। डिफरेंट डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट जीन का जब एक्सप्रेशन होता है तो उसी फेनोमेनन को कहा जाता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मल्टी सेलुलरिटी के लिए, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फिनोमिना है। क्योंकि अगर मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास तो भाई एक ही सेल है, सारा काम उसका एक सेल से हो जाना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे टिश्यूज़ हैं और सबको अलग अलग फंक्शन करना है। तो अगर एक ही जीन अगर सब सारे सेल्स में क्या करेगी, एक्सप्रेस होगी, तो अलग अलग तरह की टिश्यूज़, अलग अलग तरह के फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो पाएंगे। इसीलिए डिफरेंशियल जो जीन एक्सप्रेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमिनन है। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब हर सेल टाइप जितना होता है सब में अलग अलग जीन्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में ये पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की तीन क्या कहते हैं, वो है पोस्टुलेट्स है। तो पहले ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मीन्स डिफरेंट different gene expression, and it is the process where different genes are activated in a cell. differential gene expression मतलब क्या होता है, different gene expression, different gene जो है वो express हो रहे हैं और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जीन्स आर एक्टिवेटेड इन अ सेल। एक सेल के अंदर कई सारे जीन्स, अलग अलग जीन्स एक्टिवेट होते हैं, गिविंग दैट सेल्स अ स्पेसिफिक पर्पस दैट डिफाइन इट्स फंक्शन। और उसके बाद क्या होता है कि उस सेल को एक अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं जो सिर्फ वही परफॉर्म करेगा और दूसरा सेल नहीं परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन जीन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि जैसे कि जब हमारी पूरी बॉडी में सेम तरह का क्या है, जीनोम है, सेम डीएनए कंटेंट हर सेल में है, तो जो हमारी पैनक्रियाज होती है उससे इंसुलिन जो होता है हार्मोन रिलीज होता है। तो उसके पास जो जीन डीएनए कंटेंट है, उसके पास जो जीन है, वही जीन तो हमारे स्किन सेल के पास भी होगा, ठीक होगा ही। तो
क्योंकि डीएनए कंटेंट सेम है, लेकिन स्किन की सेल पैनक्रियाज क्या करती है, सॉरी हार्मोन है रिलीज नहीं करती, वो सिर्फ पैनक्रियाज करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पैनक्रियाज की सेल्स हैं और पैनक्रियाज की सेल्स में जो जीन है, वहाँ पे इंसुलिन बनाने का जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे इंसुलिन वाला जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन स्किन की सेल में वो इंसुलिन वाला जीन क्या है, एक्टिवेटेड नहीं है, वो वहाँ पे ऑफ है, कह सकते हैं वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि वो पैनक्रियाज को ही रिलीज करना है और स्पेसिफिक फंक्शन है उसका। ठीक। और अगर और समझने के लिए हम कह सकते हैं तो क्या कहें कि पैनक्रियाज ही क्यों रिलीज कर रही है, तो क्योंकि कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या करेंगे, अब आस है उसके, फिर ब्लड फ्लो में आसानी से हार्मोन जा सकती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसका क्या हुआ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि हर सेल टाइप अलग अलग जीन एक्सप्रेस करता है और वो एक स्पेसिफिक पर्पस देता है उस सेल को, और एक अलग फंक्शन देता है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इसकी पहले पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है कि सेल में हमारा डीएनए कंटेंट जो सेम है, तो क्या होता है अलग अलग, जैसे हमने अमीनो एसिड में पढ़ा था कि पढ़ते हैं कि 3 तरह के अमीनो एसिड जब मिलेंगे कोडॉन बनता है। मान लीजिए टायरोसिन बन गया, अर्जिनिन बन गया और लाइसिन बन गया, तो ये सब मिलेंगे तो एक प्रोटीन कोई बनेगा, फिर कोई 3 और बनेंगे तो अलग प्रोटीन बनेगा। तो ऐसे ही है कि मान लीजिए ये एक रेड वाला है और ये 2 ब्लू वाले, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, एक रेड होता है और 2 ब्लू वाले जीन आ रहे हैं, तो ये इस तरीके का सेल बना रहे हैं। अब ये सेल आपस में जुड़-जुड़ के फिर एक टिश्यू बनाएगा और अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर जब दो यही 2 चीज़ें हैं लेकिन अलग-अलग कॉम्बिनेशन में आके डिफरेंट तरह के सेल्स दे रहे हैं और बाद में वो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे 2 रेड और 1 ब्लू मिल रहा है तो ऐसा कोई सेल बना रहा है, अब ये अलग तरह का कोई क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। 3 बस रेड ही आ जा रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। तो मतलब क्या कि अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में जीन्स आकर जो अमीनो एसिड्स हैं वो आके स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है उसके पोस्टुलेट्स क्या-क्या हैं। तो देखिए द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन आर, क्या है पहला पोस्टुलेट क्या है कि एवरी सेल न्यूक्लियस contains the complete genome established in the fertilized egg। एवरी हर सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा, उसके पास कंप्लीट जीनोम होता है किसका, जो फर्टिलाइज्ड एग में था, मतलब स्पर्म वाले का न्यूक्लियस और ओवम वाले का न्यूक्लियस मिलके जो उन्होंने एक बनाया था जीनोम सेट, हर सेल के पास वही जीनोम सेट होता है। मॉलिक्यूलर टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि द डीएनए ऑफ ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स आर आइडेंटिकल, कि डीएनए जो है हर डिफरेंशिएटेड सेल का क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। किसी आई के सेल्स में और पैर के सेल्स की जीन अलग अलग नहीं है, जीनोम अलग अलग नहीं है, सब में डीएनए सेम है। दूसरा इसका पोस्टुलेट क्या कहता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का, कि द अनयूज्ड जीन्स इन डिफरेंशिएटेड सेल्स are not destroyed or mutated and they retain the potential for being exposed। मतलब जो सेल में मान लीजिए कि ये कोई सेल है इतना बड़ा, ठीक, तो इसमें इतना पार्ट जो है इसका जीन का, ये कोई प्रोटीन बना रहा है, तो ये जो अनयूज्ड जीन है ना, ये कोई अगर प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है या म्यूटेट नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता है, भाई उसका कुछ काम नहीं है तो ख़त्म नहीं हो जाता है। उनके पास भी पोटेंशियल रहती है एक्सपोज होने की, एक्सप्रेस होने की, तो अगर जब कभी टाइम आ सकता है तो वो भी प्रोटीन या क्या कह सकते हैं एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो ये दूसरा दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि only a small percentage of the genome is expressed in each cell। हर सेल में एक बस छोटा सा परसेंटेज ही है जो जीनोम का एक्सप्रेस होता है। ये पूरा सेल में इतना जीन भरा हुआ है तो पूरा का पूरा सेगमेंट ही नहीं एक्सप्रेस हो जाता है, एक छोटा सा सेगमेंट जो पार्ट होता है वही एक्सप्रेस होता है। एंड अ पोर्शन ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड इन सेल इज स्पेसिफिक फॉर दैट सेल टाइप। और उस सेल में जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब आरएनए बना फिर प्रोटीन बनेगा, तो वो सिर्फ उसी सेल के लिए स्पेसिफिक है, दूसरे सेल में वो नहीं बनेगा। जैसे पैनक्रियाज की बात हमने की कि पैनक्रियाज में इंसुलिन हो रहा है तो वो स्किन सेल में नहीं वहाँ पे एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है उसी सेल टाइप के लिए। ठीक। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की।
उसके बाद कुछ यहाँ पे भी पॉइंट्स लिखे हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के बारे में कि जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है एक नॉर्मल प्रोसेस है सेल ग्रोथ का और इनिशियली टेक्स प्लेस इन द वूम एज द फीटस इज डेवलपिंग। और इसका जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की शुरुआत कब हो जाती है, जब जो वूम में मदर के वूम में जो सेल जो फीटस है वो डेवलप हो रहा होता है तभी हो जाती है, क्योंकि ऑर्गन बनने हैं, मॉर्फोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, तो उसी टाइम तो जीन एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से होगा अलग अलग सेल्स में, तभी तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, तो उसी टाइम डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इनिशियली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल called a zygote is called a cluster of clone cells which keep dividing to make more and more identical cell copies। यही बात लिखी है, जब शुरू में स्पर्म और एग सेल फ्यूज करते हैं तो जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है, सेम तरीके के सेल्स होते हैं, सब एक ही तरह का सेल होता है, मतलब जैसे जैसे वो डिवाइड करते जाता है तो लेकिन उसमें क्या होते हैं, अपने ही सेल की कॉपीज बनती जाती है, मतलब अभी तो एक ही तरह का सेल बना है, बाद में जब जर्म लेयर बनेंगी तो 3 तरह की लेयर बनेंगी, फिर आगे आगे चीज़ें होंगी, बट इवेंचुअली फिर क्या होता है, जैसे ही differential gene expression activates and a fetus develop as stem cells undergo differential gene expression becoming somatic cells with different phenotypes। लेकिन जैसे जैसे मतलब पहले तो मान लीजिए कि जैसे फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो सेम तरीके के सेल है, मतलब और उसमें डिवीजन हुआ तो सेम तरीके के सेल्स है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के सोमेटिक सेल्स बनाने के लिए क्या करता है, इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स बनते हैं, हाथ बनेगा, पैर बनेगा, आँख बनेगा, ये सारी चीज़ें बनेंगी। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस to grow and develop into complex multicellular beings with different tissues, cells and organs। तो ये बात हमने पहले भी की कि ये बहुत ही ज़रूरी है मल्टी सेलुलरिटी के लिए, ठीक। फिर एक और बात है कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन जब इधर उधर हो जाता है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक। तो ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात हुई। अब एक चीज़ है कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट किस किस लेवल पे होता है, तो ये ना सेम है उस चीज़ के जैसे हम पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, ठीक। ये चीज़ सेकंड सेमेस्टर में भी थी, फोर्थ सेमेस्टर में थी कि डिफरेंट जीन रेगुलेशन किन किन लेवल्स पे होता है। तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए क्लियर है कि हम जानते हैं जो सेंट्रल डोग्मा है बायोलॉजी का कि जो सेंट्रल डोग्मा क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो क्या होता है ना कि किन किन लेवल पे जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को आपको प्रोटीन बनने नहीं देना है या फिर उस प्रोटीन को चेंज करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहली बात तो आप डीएनए के सेगमेंट में या तो कुछ चेंज ला दीजिए, ठीक, या फिर आप क्या कीजिए कि जब प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग टेलिंग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, उस समय आप कोई चेंज लाइए, ठीक। या फिर जो प्रोटीन बन रहा है उसके सीक्वेंस में कुछ चेंज कर दीजिए, तो इन सारे लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, मतलब डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो एमआरएनए बनने की प्रोसेस वो न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद वो एमआरएनए कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में राइजोम जुड़ जुड़ के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, अमीनो एसिड की चेन बनाती है जो बाद में प्रोटीन बनेगी, ठीक। तो क्या है यहाँ पे दिया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए है और ये नया एनआरएनए अभी बन रहा है, ठीक। अभी ये मैच्योर आरएनए नहीं है, ये बन के आया, ये वाला आरएनए बन के आ रहा है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस जो होती है ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो अगर ये पहला स्टेप है कि हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, ठीक। तो आरएनए बनने की ही जो प्रोसेस है उसमें कुछ अगर चेंज कर दिया जाए तो प्रोटीन कुछ अलग बनेगी या फिर एक्सप्रेस नहीं होगी। फिर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, फिर कैपिंग टेलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक हमारा एमआरएनए बन जाता है। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये क्या करता है, राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट जुड़ती है, स्मॉलर और लार्जेस्ट सब यूनिट। उसके बाद क्या करती है, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पे और क्या करती है,
टीआरएनए क्या लेकर आता है, अमीनो एसिड्स पकड़ पकड़ के लाता है, फिर एक अमीनो एसिड की चेन बन जाती है। अब ये अमीनो एसिड की जो चेन बनी है वो प्रोटीन फोल्डिंग और उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसके बाद वो एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगी और ये उस सेल मेम्ब्रेन है, ये अभी ये जो बना है तो ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, तो ये मेम्ब्रेन में आके लग गया। तो ये तो जस्ट हमारा था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो इन इन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे डिटेल में मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो जैसे कि मिथाइलेशन कर सकते हैं, एडिनाइलेशन कर सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह में चेंज कर सकते हैं, फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान चेंज कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि किन किन लेवल पे चेंज कर सकते हैं, तो हम 4 लेवल पे चेंज कर सकते हैं, मतलब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, और ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के लिए भी है। ठीक, तो जैसे क्या पहला लेवल कौन सा है, तो डिफरेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन regulates which of the nuclear genes are transcribed into pre-messenger RNA। डिफरेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो वो क्या रेगुलेट करता है, पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो डिफरेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन ये डिसाइड करता है कि जो न्यूक्लियर जीन है, मतलब अभी ये चीज़ जो यहाँ से डीएनए से आरएनए बनने वाली है, तो कौन सा ट्रांसक्राइब होगा प्री मैसेंजर आरएनए में और कौन सा ट्रांसक्राइब नहीं होगा। तो ये पहला स्टेप होता है कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जो जो जब डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जो न्यूक्लियर जीन है वो ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा। तो पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। दूसरा, selective pre-messenger RNA processing regulates which part of the transcribed RNA are able to enter the cytoplasm and become messenger RNA। फिर selective जो mRNA बना है, मतलब यहाँ पे जो nRNA बना अभी, तो अब इसका भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई इसको बढ़िया से mRNA बना के साइटोप्लाज्म में भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक, नेक्स्ट किया जाता है सेलेक्टिव मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन रेगुलेट्स विच ऑफ द एमआरएनए इन द साइटोप्लाज्म आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अब ये चीज़ मान लीजिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी आ गई, तो अब इसका यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इसका फिर डिसाइड किया जाएगा कि इसको फंक्शनल प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है। फिर चौथा होता है डिफरेंशियल पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन रेगुलेट विच प्रोटीन्स आर अलाउड टू रिमेन और इन फंक्शन इन द सेल। उसके बाद फोर्थ, पोस्ट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन हो जाने के बाद, प्रोटीन बन जाने के बाद इसको डिसाइड किया जाता है कि इसको फंक्शन कोई देना है कि नहीं देना है। तो ये 4 लेवल्स होते हैं जीन डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के। ठीक, तो ये होता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। अब एक चीज़ आती है ना टॉपिक की, एविडेंसेस क्या क्या है जीनोमिक इक्विवेलेंस के। जीनोमिक इक्विवेलेंस मतलब क्या, हर सेल में, ऑर्गेनिज्म के हर सेल में सेम डीएनए कंटेंट है, इस चीज़ को कहा जाता है जीनोमिक इक्विवेलेंस। ठीक, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 3 केसेस जिसमें ये देखा गया है कि जीनोमिक इक्विवेलेंस होता है। ठीक, और जीनोमिक इक्विवेलेंस होने के बावजूद, मतलब हर सेल में सेम डीएनए कंटेंट होने के बावजूद हर सेल क्या करता है, अलग अलग जीन्स को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे अलग अलग जीन्स डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब वहाँ पे डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन देखा जाता है। हर सेल डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्टिवेट करती है और अलग अलग प्रोटीन बनाता है। तो इसके कुछ एविडेंसेस है। जैसे पहला हम बात करेंगे ड्रोसोफिला के सलाइवरी जो सेल्स हैं उसमें उसकी बात करेंगे हम, देखा गया है। फिर दूसरी बात करेंगे हम इसकी किंग्स और ब्रिग एक्सपेरिमेंट, और थर्ड क्लोन मैमल मतलब डॉली शिप की। तो पहला हम बात करते हैं इसके ड्रोसोफिला की। तो क्या है ना कि ड्रोसोफिला की जो सलाइवरी सेल्स हैं, ठीक, जो टिश्यूज हैं, उनमें क्या देखा गया ना कि उनमें जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना तो वो बिना सेपरेशन के हो रहा है। मतलब ये मतलब अगर सलाइवरी टिश्यू है और यहाँ पे ये डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो डीएनए है ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है तो हम जानते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है और यहाँ से फिर एक नया डीएनए का सेगमेंट बनता जाता है। ठीक, लेकिन ड्रोसोफिला के सलाइवरी सेल्स में ये देखा गया कि यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो सेपरेट नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सेपरेट नहीं हो रहा है, और वो क्या करते जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करता जा रहा है। फिर क्या देखा गया कि जब ऐसे हो रही है तो वहाँ पे एक पॉप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। पॉप्ड स्ट्रक्चर मतलब कुछ उठा हुआ स्ट्रक्चर, मतलब
जब ये होती जा रही है सेपरेशन, तो ऐसा कुछ उठा हुआ स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक, माइक्रोस्कोप में जब देखा गया है। तो ये चीज़ देखी गई ना कि ये वाली सलाइवरी टिश्यूज़ में तो हो रही हैं, लेकिन और किसी टिश्यू में नहीं हो रहे। अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग सेल्स में ये चीज़ें हो रही हैं कि पॉप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, जब रेप्लिकेट कर रहा है तो इससे ये बात पता की गई कि इससे ये बात पता की गई कि इसकी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के बारे में, कि हर सेल में, क्योंकि हर सेल में वो परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, तो ये बात पता की गई कि हर सेल में अलग-अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो यहीं पे बात लिखी गई। और ऐसा क्रोमोसोम जो बिना सेपरेशन के, बिना सेपरेट हुए रेप्लिकेट करता है, तो उसको कहा जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। इसे देखिए कि अर्ली एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला provided some of the first evidences that every cell in the body has the same genome। जब अर्ली एक्सपेरिमेंट किया गया ड्रोसोफिला पे, तो ये उससे बात सामने आई कि हर सेल में सेम जीनोम होता है, बट परहैप्स वन यूज डिफरेंटली बाय डिफरेंट सेल्स। लेकिन सेम जीनोम होने के बावजूद भी हर सेल जो है अलग अलग जीन्स को यूज़ करती हैं, अलग अलग जीन्स को एक्टिवेट करती हैं। कैसे पता किया गया कि the DNA of certain larval tissues in Drosophila undergoes numerous rounds of replication without separation। जो डीएनए है लार्वल टिश्यूज़ की, ड्रोसोफिला की, उसमें न्यूमरस राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहे हैं, मतलब रेप्लिकेशन के बाद रेप्लिकेशन होते जा रहा है, लेकिन वो रेप्लिकेशन बिना सेपरेशन के हो रहा है, सच दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी सीन। और इस तरीके से कि मतलब ये डीएनए है, ठीक है, और ये रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, नया नया सेगमेंट बनाते जा रहा है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं डेंस और एक पफ्ड स्ट्रक्चर, ऐसे उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखने लगता है माइक्रोस्कोप के अंदर। यहीं पे लिखा है कि सच दैट द क्रोमोसोम कैन बी सीन इन द पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक, पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं जिसमें सेपरेशन नहीं होता है रेप्लिकेशन के दौरान। नो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस वर सीन बिटवीन सेल्स, however different regions of the chromosome were popped up at different times and in different cell types, which suggests that these areas were actively RNA। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं देखी गई हैं, मतलब सारे सेल्स सेम है, ठीक, मतलब कोई अगर एक सेल ऐसा है तो सारे सेल्स पॉलीटीन क्रोमोसोम में सब सेल्स ऐसे ही हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर के हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो अलग अलग रीजन है डिफरेंट क्रोमोसोम की ना, वो अलग अलग शो हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ना डीएनए जो है रेप्लिकेट कर रहा है इस रीजन में, इन दो सेल्स के रीजन में, तो ये हिस्सा ये ऐसे पफ्ड ऑफ नजर आ रहा है, ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यही चीज़ इन हिस्सों में नहीं हो रही है। तो इसी बात से ये पता लगा है कि ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो ये एक्टिव प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये सारे हिस्से एक्टिव प्रोटीन्स नहीं बना रहे हैं। तो इससे ये बात सामने आई कि हर सेल में सेम जीनोम होने के बावजूद भी क्या होता है, सेम जीन एक्टिवेट नहीं होते हैं, सेम प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक, तो ये ड्रोसोफिला का केस हुआ। ड्रोसोफिला के केस में ये बात पता चलती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट एक हुआ, दो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था ब्रिक्स और किंग। ठीक, दो लोग थे, साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सोमैटिक सेल लिया। इनकी इनकी टेक्निक से ये बात भी पता चलेगी कि न्यूक्लियस ही है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फिर जीन्स है, वही डायरेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो देखिए क्या किया इन्होंने ना, कि इन्होंने एक फ्रॉग लिया और उसके ब्लास्टुला स्टेज में, उसका ब्लास्टुला स्टेज था, उसका एक सेल लिया, उसका न्यूक्लियस निकाले यहाँ पे, ठीक, उनका उसका न्यूक्लियस निकाल लिया। फिर एक दूसरा अनफर्टिलाइज फ्रॉग एग लिया, मतलब उस एग जो था वो अनफर्टिलाइज है, उसको किसी स्पर्म ने अभी फर्टिलाइज नहीं किया है, उसका एक सेल लिया और उसका न्यूक्लियस हटा दिया। मतलब एक सेल लिया ब्लास्टुला का और उसका न्यूक्लियस ले लिया, और एक सेल लिया अनफर्टिलाइज एग का, मतलब अभी ये एग है, इसको किसी स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया, उसका सिर्फ क्या लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, उसका सेल लिया। और उसके बाद क्या किया, जो सेल लिया था उसने ब्लास्टुला स्टेज वाले जो न्यूक्लियस था उसको डाल दिया। तो फिर बाद में एक अच्छा खासा टेडपोल हुआ, फिर बाद में वो फ्रॉग में डेवलप हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, वही डायरेक्ट कर रहा है एक तो डेवलपमेंट को, और फिर
जब इस फ्रॉग में देखा गया ना कि किसका हर सेल में क्या यही वाला न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो हर सेल में यही वाला न्यूक्लियस पाया जा रहा था जो ब्लास्टोलाइज स्टेज के एम्ब्रियो से लिया गया था। ठीक, तो इससे भी ये बात साबित हुई कि हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करती है। और फिर हर सेल में क्योंकि हो रहा है, वही वाला सेल आया है ब्लास्टोलाइज स्टेज वाला, और फिर अलग अलग सेल जो है कि अलग अलग जीन एक्टिवेट कर रही है। ठीक, तो ये चीज़ तो हुई कि एक तो हमने देख लिया इसमें एम्फीबियन में देख लिया, और एक हमने क्या देख लिया, एक आर्थ्रोपोडा में देख लिया। ठीक, अब क्या हुआ ना, मैमल्स में भी जीनोमिक इक्विवेलेंस देखी गई कि मैमल्स में जीनोमिक इक्विवेलेंस होता है कि हर सेल में सेम डीएनए कंटेंट है और अलग अलग जीन्स अलग अलग सेल में एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये बात पहली बात की यान आयन विल्मट में और उनके कलीग्स जो साथी थे काम कर रहे थे, और डॉली शिप में ये एक्सपेरिमेंट की गई। तो डॉली शिप के बारे में आपने सुना होगा, जानते होंगे, लेकिन फिर हम यहाँ पे भी बात करते हैं। तो इसमें क्या किया ना, यहाँ पे देखिए जैसे अच्छे से दिखेगा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक लिया स्कॉटिश ब्लैक फेस स्ट्रेन की शिप को, मतलब ब्लैक फेस उसका जो फेस था वो ब्लैक था। ठीक, और एक लिया फिन डॉर्सेट स्ट्रेन की शिप को लिया। ठीक, दो शिप हो गई, एक शिप थी जो ब्लैक फेस वाली थी और एक शिप थी जो वाइट फेस वाली थी। तो ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस स्ट्रेन की शिप थी, उसका oocyte लिया गया, मतलब उसका एग लिया गया। ठीक, और उसके एग से जो उसका न्यूक्लियस है उसको हटा दिया गया। ठीक, और फिर ये जो फिन डॉर्सेट वाली स्ट्रेन थी, जो उस जिसका फेस वाइट था, उसका न्यूक्लियस लिया गया, मतलब उसके अडर सेल्स से, अडर सेल्स मतलब उसकी मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं, उनसे क्या लिया गया, उसका न्यूक्लियस लिया गया। ठीक, और जब न्यूक्लियस लिया गया तो बाद में उस न्यूक्लियस को फिर इसका जो सेल लिया गया था स्कॉटिश ब्लैक फिश की स्ट्रेन वाली का, तो उसका हमने क्या लिया था, सिर्फ एग लिया था, उससे न्यूक्लियस निकाल लिया था। और ये जो डॉर्सेट स्ट्रेन वाली है, मतलब वाइट फिश वाली जो शिप है, उसका न्यूक्लियस लिया, उसको डाल दिया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ब्लास्टोलाइज स्टेज आई, फिर उसको इम्प्लांट कर दिया गया है एक कौन सी फिश में, स्कॉटिश ब्लैक फिश स्ट्रेन की सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ ना, तो ट्रांसफ़र करने के बाद जब पूरा गेस्टेशन पीरियड बीत गया, उसके बाद बर्थ ऑफ डॉली हुआ। ये कैसी थी, ये फिन डॉर्सेट लैम्ब थी जो आइडेंटिकल थी न्यूक्लियर डोनर की, इससे आइडेंटिकल थी, मतलब इसका फेस क्या था, वाइट था। जेनेटिकली भी मतलब इसके सेल्स में हर सेल में इसी का न्यूक्लियस पाया जा रहा था, क्योंकि इसी का न्यूक्लियस इसके सेल में मतलब लिया गया था इसको डेवलपमेंट के लिए। तो इससे बात ये पता चली कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वही डेवलपमेंट को किया जा रहा है, पहली बात तो डायरेक्ट कर रहा है, और हर सेल में जीनोमिक इक्विवेलेंस है। ठीक, तो क्या हुआ इसमें कि एक एक ब्लैक फेस वाली शिप थी। ठीक, और एक क्या थी, वाइट फिश वाली शिप थी। ठीक, इसको मिठाई दे रही है, दिख तो नहीं रहा है, इस कलर से बना रही हूँ। एक वाइट फिश वाली थी, एक सेकेंड। ठीक, एक ब्लैक फिश फिश नहीं, फेस वाली क्या थी, शिप थी, उसका क्या लिया गया, इसका ना एग लिया गया, इसका एग लिया गया। ठीक, और इसका एग में से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। और ये जो वाइट फिश वाली शिप थी ना, इसका अडर सेल से मेमोरी सेल से क्या लिया गया, न्यूक्लियस लिया गया, और इन दोनों को फ्यूज करा दिया गया। ठीक, अब फ्यूज़ कराने के बाद ये जैसे-जैसे ये जाइगोट बना, फिर जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, इसमें क्लीवेज हुए, डिवीजन्स हुए, सब फिर ब्लास्टोला स्टेज आई, तो इसको ना ट्रांसप्लांट कर दिया गया किसी एक सरोगेट मदर में। वो थी ब्लैक फेस वाली ही मदर थी। ठीक, ब्लैक फेस वाली मदर में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन जैसे ये शिप पैदा हुई, डॉली शिप थी ये, तो इसका जो जेनेटिक था ना, ये इसकी वाली की था, जिसका न्यूक्लियस लिया गया था उससे मैच करता था वाइट फेस वाली की तरह, और ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल थी वाइट वाली की तरह। तो इस बात से ये पता चला कि, और जब देखा गया तो हर सेल में इसी का न्यूक्लियस पाया जा रहा था, सेम जेनेटिक कंटेंट था। तो इससे जीनोमिक इक्विवेलेंस वाली बात आई सामने। ठीक, तो ये डॉली शिप का केस था। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, इसको परफॉर्म किया था आयान विल्मट ने, उनके कलीग्स ने, मतलब साथी जो लोग काम कर रहे थे, डॉली शिप का हुआ था। तो डॉली
इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डॉली द अडल्ट शिप वॉज डिराइव बाई फ्यूजिंग अ मेमोरी ग्लैंड न्यूक्लियस, मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस लिया था हमने, और एक ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया है ऊ साइड से, ठीक, ब्लैक वाली से हमने ऊ साइड लिया था और जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया था, which was then implanted into a surrogate mother that gives birth to Dolly, जिसको सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर दिया गया था, उसी से डॉली का जन्म हुआ था। तो इन ऑर्डर टू क्लोन डॉली को क्लोन करने के लिए अडल्ट सेल्स वर रिमूव्ड फॉर अ फिन डॉर्सेट ईव, जिस गोरी वाली का जो था मतलब सफ़ेद वाली का, उसका नाम क्या था, फिन डॉर्सेट ईव था, उसके क्या लिए थे, अडल्ट सेल्स लिए थे, और उसका एंड स्टार्ट फॉर 1 वीक टू गो अरेस्ट जियो स्टेज पे, जी नॉट स्टेज पे उसको अरेस्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, सेल साइकिल की फेजेस आई हैं, ठीक। न्यूक्लियाई फ्रॉम अरेस्टेड फिन डॉर्सेट अडर सेल्स वर फ्यूज्ड विद ई न्यूक्लिएटेड सेल्स फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैक फेस ई, ठीक, ब्लैक फेस ई वाली की उस साइड से उसको फ्यूज किया गया एंड देन स्टिमुलेटेड टू री इंटर द सेल साइकिल, फिर सेल साइकिल को चालू करवा दिया गया। आफ्टर अ फ्यू राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन द एम्ब्रियो वाज ट्रांसप्लांटेड इनटू अ सरोगेट स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव, और कुछ राउंड्स के बाद सेल डिवीजन के बाद उसको एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर दिया गया एक सरोगेट स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में, ब्लैक फेस वाली शिप में। द शिप दैट वाज बोर्न वाज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट ईव विच वर द सोर्स ऑफ न्यूक्लियस, और जो फिश बनी, जो डॉली फिश बनी, वो फिन डॉर्सेट की जैसी थी, उसकी जेनेटिकली उसी की तरह थी क्योंकि न्यूक्लियस उसी का था। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से, ड्रोसोफिला वाले से और वो फ्रॉग वाले से और डॉली शिप वाले से, ये सब ये पता चलता है, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम कि नो जीन्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट हैव बीन लॉस्ट और म्यूटेटेड इन द सोमैटिक सेल्स, द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियाई इज इक्विवेलेंट, जो भी जीन्स नेसेसरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए वो लॉस्ट या म्यूटेट नहीं होते हैं, आपने निकाल दिया उसको एक सेल से तो वो ख़त्म या म्यूटेट नहीं हो गया, आपने डाला उसको सोमैटिक सेल में भी तो वो ग्रो कर गया, ठीक। तो और डीएनए सबका क्या होता है, हर सेल का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक। ये वाले सेकंड पॉइंट पोस्टुलेट है किसका, सेल डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का, ठीक। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। थैंक यू।